Good afternoon, students. Today we are going to start a new topic in history. Actually, in the last topic, we were learning about Bernier, that how the Bernier was looking to the Mughal Empire. कैसे बर्नियर जो थे वो मुग़ल एम्पायर को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कैसे वो उनकी स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में उन्होंने लिखा एज अ ट्रैवलर। जो भी उनको मुगल्स के बारे में दिखाई दिया उन्होंने वो अपनी बुक्स में या फिर जो भी उनके टेक्स्ट थे उसमें लिखा। सो नाउ टुडेज टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 122. And this then how Bernier saw Mughal Empire. It's a king, the king of beggars and barbarian of the great civilization. Its cities, towns are ruined and contaminated with ill air, and its field overspread with bushes and full of pestilential marshes. Now see, हम जब बात कर रहे हैं बर्नियर की, तो बर्नियर ने मुगल्स के किंगडम को अच्छा नहीं बताया है। बर्नियर के अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैसे बर्नियर ने बताया था कि किंग्स सारी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर लेते थे और जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर र्यून होता था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज वो वहाँ के मुगल्स के किंग की एक डेफिनेशन दे रहे हैं। बर्नियर जो हैं वो मुगल के किंग की डेफिनेशन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मुगल्स किंग थे इट वाज अ किंग ऑफ बैगर्स, मतलब कि बहुत ही गंदा राजा था। मुगल एम्पर जो थे दैट वेज द किंग ऑफ बैगर्स बिकॉज उन राजाओं ने ही अपनी प्रजा को बैगर बनाया था, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी राजाओं ने अपने पास रखी थी, सारी की सारी रिसोर्सेज राजाओं ने अपने पास रखी थी, तो सारे जो बचे हुए थे वो बैगर्स थे। एंड बारबेरियंस, बारबेरियंस का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पहले वाली यूनिट में भी बताया था कि अ मेंबर ऑफ पीपल नॉट बिलोंगिंग टू वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन, मतलब कि एक ऐसी वैरायटी जो किसी ग्रेट सिविलाइजेशन से नहीं आई हो। ओके, इट्स सिटीज एंड टाउन्स में ruined एंड कंटामिनेटेड विद इल एयर। और बर्नियर ये भी कहते हैं कि मुगल एम्परर्स के जो टाउन्स थे और जो सिटीज़ थी वो इल एयर से कंटामिनेटेड थे। इल एयर का मतलब है कि वहाँ पर को मतलब राजाओं का इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि हवा में भी इलनेस दिखाई देती थी। मतलब राजा इतना डिस्क्रिमिनेट करते थे, इतना भेदभाव करते थे कि इट वॉज लाइक इल एयर एटमोसफियर, जहाँ पर को मतलब कोई भी अच्छी फीलिंग ना आती हो, तो इल एयर एटमोसफियर था। एंड इट्स फील्ड ओवरस्प्रेड विद बुशेस ऑफ पेसेंटियल मार्शेस, और उनकी जो फील्ड्स थे वो बुशेस से भरे हुए थे, मतलब जिससे बीमारियां पैदा हो जाए, मतलब गंदगी जो होती है। जैसे यहाँ पर कोई एक वर्ड लिखा हुआ है पेस्टिलेंशियल मार्सेस, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब कि इतनी गंदगी वाली झाड़ियाँ कि जिससे डिजीज फैल सकती है। और मार्सिस का मतलब होता है मार्स, जो हम दलदल की बात करते हैं, जो कीचड़ वाला इलाका होता है, तो मतलब झाड़ियाँ, गंदगी भरी हुई झाड़ियाँ ऐसे इलाके में। तो ये था बर्नियर का डिस्क्रिप्शन मुगल एम्परर्स के लिए, कि कैसे मुगल एम्परर्स रहा करते थे और कैसे उन्होंने अपनी पब्लिक को रखा था। तो बर्नियर इज़ नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मुगल्स, ये क्रिटिसिज्म बर्नियर ने मुगल्स के लिए लिखा हुआ है। एंड ऑल दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। और इसके पीछे बर्नियर एक ही रीज़न बताते हैं कि ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि जो ओनरशिप है लैंड की वो ऑटोक्रेटिक है, मतलब कि एक ही इंसान के पास है। अगर सबको इक्वली लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता मुगल एम्पर के टाइम पे, तो हर कोई अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकता, हर कोई कैटल रेयरिंग कर सकता और हर कोई प्रॉस्पर होता, प्रॉस्पेरिटी हर घर पे होती। लेकिन क्योंकि ऑटोक्रेटिक लैंड ओनरशिप की वजह से बहुत ख़राब टाइम रहा मुगल्स के अंतर्गत। जो पब्लिक थी, जो कॉमन पीपल्स थे, दैट वर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ एज अकॉर्डिंग टू बर्नियर। मैंने इस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करा। Curiously, none of the Mughal official documents suggest that the state was the sole owner of land. For instance, Abul Fazl, the 16th century official chronicle of Akbar regime, described the land revenue as a remuneration of sovereignty. अब अगर हम लोग बात करें तो none of the Mughal documents suggest that the state was the sole owner of land. कहीं पर को भी ये चीज़ मुगल एम्परर्स में नहीं लिखी गई है। किसी भी मुगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हमको ये देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर उन्होंने लिखा हो या सजेस्ट किया हो कि स्टेट वॉज द सोल ओनर ऑफ लैंड। स्टेट वॉज द सोल ओनर ऑफ लैंड किसी भी मुगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अबुल फजल द 16th century official chronicle of Akbar region describe the land revenue as remuneration of sovereignty. और जो अबुल फजल हैं 16th सेंचुरी में जो क्रोनिकल रहे अकबर रीजन में, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि जो लैंड रेवेन्यू है वो लैंड रेवेन्यू इम्पॉर्टेंट है सोवरेनिटी के लिए। क्योंकि जब लैंड रेवेन्यू आएगा तो तभी जाके, जैसे टैक्स होता है, जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं तो टैक्स हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। तो अबुल फजल का भी यही मानना था
जो 16th सेंचुरी में अकबर रीजन में क्रॉनिकल का काम करते थे, तो उनका भी यही मानना था कि जो लैंड रेवेन्यू है वो लैंड रेवेन्यू इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रूव द सोवरेनिटी। मतलब कि कहीं ना कहीं पर को वो लैंड रेवेन्यू हम लोगों के लिए ही यूज़ करते हैं, ऐसा मुगल्स ने अपने ऑफिशियल टेक्स्ट में लिखा है। क्रॉनिकल का मतलब है अ पर्सन हु राइट्स अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट आते हैं मैं उनकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा। और मेरा आपसे मानना है, ये वैसे तो यूट्यूब में ये वीडियो हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे, लेकिन बाद में इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में पेंसिल से अंडरलाइन करके इन वर्ड्स का मतलब भी लिखते रहिए। A claim made by a ruler on his subject for the protection he provided rather than as a rent he owned. It is possible that European travelers regarded such claims as a rent because land revenue demands were often high. However, this was actually not a rent nor even a land tax but a tax on a crop. अब बहुत सारे क्लेम्स हैं। कितने रूलर्स थे जिन रूलर्स ने कहा कि ये जो भी हम लोग अपनी किंगडम के लोगों से ले रहे हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टैक्स और इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेंट that we are taking as we are providing the protection to these people. So उस प्रोटेक्शन के बदले हम इन लोगों से रेंट मांग रहे हैं। तो ये बहुत सारे रूलर्स ने क्लेम किया कि हम लोग कोई गैर कानूनी ढंग से नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने किंगडम के लोगों को, तो उस प्रोटेक्शन के बदले ये एज अ टैक्स है या एज अ रेंट है। और बहुत सारे यूरोपियन ट्रेवलर्स ने इनको रेंट माना है। जितना भी मुगल्स लिया करते थे अपने पीपल से, किंगडम्स की पीपल से, तो बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं उसको ऐसा रेंट माना है क्योंकि लैंड रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई हुआ करती थी और इतनी हाई को वो लोग रेंट ही मानते थे। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा पैसा कोई किंग किसी से ले रहा है, इफ़ द किंग इज टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम एवरीवन, तो यूरोपियन ट्रैवलर्स ने इसको एज अ रेंट रिगार्ड किया। रेंट इसलिए रिगार्ड किया क्योंकि लैंड रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई थे, तो उन्होंने कहा ये टैक्स तो नहीं हो सकता, इतना हाई टैक्स नहीं हो सकता, ये पक्का रेंट है जो रेंट किंग्स ले रहे हैं अपनी किंगडम के लोगों से। लेकिन जब हम बाद में इसको रिसर्च करते हैं तो इट कैन बी सेज दैट हाउएवर इट वाज नॉट एक्चुअली अ रेंट, नॉट इवन अ लैंड टैक्स। ना तो वो रेंट था ना तो वो लैंड टैक्स था, बट इट वॉज अ टैक्स ऑन क्रॉप। वो एक क्रॉप पर टैक्स था, जो हम लोग क्रॉप का टैक्स लेते हैं वो चीज़ थी। Bernier description influenced Western theorists from the 18th century onwards. The French philosopher Montesquieu, for instance, used account to develop the idea of Orient despotism. Okay, enjoyed absolute authority over the subjects who were kept in the condition of subjugation and poverty, arguing that all lands belonged to the king and the private property was non-existent. Now see, बर्नर का जो डिस्क्रिप्शन था उसको बहुत सारे वेस्टर्न थ्योरिस्ट ने इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि जब कोई इंसान एक टेक्स्ट लिखता है तो उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद बाकी लोग उस पर कमेंट करते हैं या बाकी लोग उस रिसर्च को फर्दर आगे को प्रोसीड करते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जब बर्नियर का डिस्क्रिप्शन जब वेस्टर्न कंट्रीज पहुंचा, जो उन्होंने इंडिया के मुगल एम्परर्स के बारे में लिखा था, तो एक फ्रेंच फिलोसोफर्स थे मॉन्टेस्क्यू। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक आइडिया ऑफ ओरिएंटेशन बनाया। उन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिपोटिज्म। ओरिएंटल डिपोटिज्म, अब ओरिएंटल डिपोटिज्म क्या है? डिपोटिज्म का मतलब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से भी बता रहा हूँ। डिपोटिज्म मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर स्पेशली इन अ क्रूएल एंड ऑप्रेसिव वे। तो इसका मतलब है कि मॉन्टेस्क्यू ने साफ साफ ये एनालाइज किया कि जो मुगल्स थे वो ओरिएंटल डिपोटिज्म का एग्जाम्पल थे। मतलब कि मुगल्स जो थे फोर्सफुली और ऑपरेसिव वे में सारी पावर्स को यूज करते थे, एंड दे इंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट्स हु वर कैप्ट इन द कंडीशन ऑफ सबजुगेशन। नाउ ये चीज़ मॉन्टेस्क्यू ने भी एनालाइज करी कि जो मुगल्स थे वो ऑपरेसिव तरीके से सारा का सारा लैंड यूज़ करते थे, रिसोर्सेज यूज़ करते थे, और उसके बाद जो लोग कंडीशन, ऐसी कंडीशन रहते थे जिसको हम लोग कहते हैं सबजुगेशन। अब जो आपका सबजुगेशन का मतलब है, इट्स लाइक द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल। तो यहाँ पर को मॉन्टेस्क्यू ने क्लेरिफाई किया कि कैसे मुगल एम्परर्स, जो भी उन्होंने बर्नर के टेक्स्ट में पढ़ा, कि कैसे मुगल जो एम्परर्स हैं वो मुगल एम्परर्स ने फोर्सफुली और ऑपरेसिव वे से सारा लैंड और रिसोर्सेज को अपने अंडर रखा हुआ है, और बाकी जो वैरायटी डोमिनेट हो रही है बेचारी, उनको उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। एंड दैट आर पॉवर्टी,
arguing that a land belonged to only king and that private property was not existence। और ये कंसेप्ट सामने आया कि उस जमाने में सिर्फ जो प्रॉपर्टी है दैट वाज बिलोंगिंग टू किंग, खाली प्राइवेट प्रॉपर्टी किंग्स के पास हो सकती है और बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम का और कोई मतलब नहीं हो सकता है। मतलब कि किंग्स के पास प्रॉपर्टी होगी, बाकी किसी के पास भी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो पुअर फार्मर्स होंगे उनके पास रेंट वाले खेत होंगे और जो बाकी मेंबर्स होंगे उस किंगडम के वो लोग भी राजाओं के खेत में काम करते होंगे। अगर खुद के पास किसी की प्रॉपर्टी थी तो दैट वाज किंग, उसके अलावा किसी के पास भी प्रॉपर्टी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू एवरीबडी एक्सेप्ट द एम्परर एंड हिज नोबल्स बेरली मैनेज टू सर्वाइव। और मॉन्टेस्क्यू ने यह भी कहा कि उस जमाने को अगर देखें तो उस टाइम पे सिर्फ एक एम्परर और उसके नोबल्स ही अच्छी जिंदगी जी पाते थे, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट इवन एबल टू सर्वाइव। जो रेस्ट पीपल्स थे उनको जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता था। दिस आइडिया वॉज फर्दर डेवलप्ड एज अ कंसेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड of production by Karl Marx in 19th century. He argued that India before colonialism surplus was appropriated by the state. अब इस चीज़ को और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने डिराइव किया। जो बर्नियर का टेक्स्ट जिसने भी देखा तो उसके बाद इस चीज़ को डिराइव किया और इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स ने इसको एशियाटिक मोड के फॉर्म में डिफाइन किया। आपकी बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है एशियाटिक मोड। एशियाटिक मोड का मतलब है रिलेटेड टू एशिया। एशिया से जो भी चीज़ रिलेटिव होगी उसको हम लोग एशियाटिक कहते हैं। और उन्होंने क्या बताया कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स इन 19th सेंचुरी ही आर्ग्यूड दैट इन इंडिया एंड इन एशियन कंट्रीज बिफोर कॉलोनिज्म सरप्लस वॉज अप्रोप्रिएटेड। नाउ इन्होंने बताया कि इंडिया में और एशिया में जब कॉलोनिज्म नहीं हुआ था, मतलब जब फॉरेन कंट्रीज ने हमको ऑक्यूपाई नहीं किया था, तब जो था सरप्लस अप्रोप्रिएट होता था। सरप्लस में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब किसी की नीड पूरी हो जाती है और नीड पूरे होने के बाद जो सामान बचता है दैट इज कॉल्ड सरप्लस, वो सरप्लस कहलाता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएटेड, और ये मतलब कि अच्छा एक तरीके से हो सकता है जैसे कॉलोनिज्म से पहले सरप्लस वॉज अप्रोप्रिएटेड, मतलब सरप्लस वॉज समटाइम्स गिवन फॉर ओन यूज। जो भी यूज था, जो भी जिसको भी जरूरत पड़ती थी तो उसको सरप्लस हम लोग प्रोवाइड कराते थे बाय द स्टेट। जो स्टेट था वो सरप्लस को इस तरीके से अच्छी तरीके से यूज करता था। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड एगलिटरियन विलेज कम्युनिटीज। अब इससे क्या हुआ उस जमाने में कि एक नई सोसाइटी फॉर्म हुई एंड दैट सोसाइटी वॉज ऑटोनोमस, जो अपने डिसीजन खुद ले सकती थी, एंड एग्लिटेरियन विलेज कम्युनिटीज। एग्लिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी से। ये वर्ड जो है, इस वर्ड की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पर्सन हु एडवोकेट्स और सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल। मतलब कि उस जमाने में कॉलोनिज्म से पहले जब हम लोग सरप्लस को अप्रोप्रिएट करते थे तो उस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो ऑटोनोमस थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी और एग्लिटेरियन थी। तो एग्लिटेरियन का मतलब मैंने बता दिया, इट इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ द पीपल। नाउ सी द इंपीरियल कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर दीज विलेज कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस वॉज कंप्लीटेड। नाउ सी इन सब के ऊपर एक हेड हुआ करता था, इन सोसाइटीज के ऊपर एक हेड होता था और वो हेड था आपका इंपीरियल कोर्ट। और इंपीरियल कोर्ट ही इन सबको ऑर्डर करता था। जो भी ये सोसाइटीज़ बनी थी, जो ऑटोनोमस सोसाइटीज़ थी, जो एग्लिटरियन सोसाइटीज़ थी, तो ये एग्लिटरियन सोसाइटीज़ और ऑटोनोमस सोसाइटीज़ के ऊपर एक सोसाइटी थी, एक चीज़ थी जो था इंपीरियल कोर्ट, जो इनको ऑर्डर देता था और इनको प्रिसाइड करता था बेसिकली। ठीक है, ओके। जब तक का सरप्लस जो है चलता जा रहा है तब तक का ये कोड भी उनको पूरा सपोर्ट करता रहता है। जैसे सरप्लस जो भी है, सरप्लस चल रहा है, सरप्लस जो भी बचा, जो भी नीडी पीपल है उसको दे दिया, या एज अ टैक्स हम लोगों ने किसी को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम जो है फ्लो में चल रहा है, कोई किसी को डिप्रेस नहीं कर रहा है। एक जमाना ऐसा भी था जब लोग अपने हिसाब से खुद टैक्स दिया करते थे और राजा उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता था, कोई डिमांड नहीं थी राजा की। तो सरप्लस यहाँ पर तो हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं कि जो बिफोर कॉलोनिज्म था सरप्लस अप्रोप्रिएट करा जाता था। और अप्रोप्रिएट का अगर हम बेसिक मतलब देखें तो क्या मतलब होता है अप्रोप्रिएट का, टू टेक समथिंग फ्रॉम वंस ओन यूज। हम लोग मतलब अपने यूज के लिए कुछ चीज ले रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ पर को
हम लोग अगर इस चीज़ की बात करें, द इम्पीरियल कोड प्रोसाइडेड ओवर द विलेज, तो जो इम्पीरियल कोड था वो विलेज के ऊपर प्रोसाइड करता था, एंड देयर ऑटोनॉमी एज लॉन्ग एज सरप्लस वॉज अनइम्प्लेंटेड, और जब तक का सरप्लस चल रहा है, मतलब अनइम्प्लीटेड का मतलब है नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड और हिंडर्ड, ये भी आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, जब तक का कोई भी सरप्लस हिंडर नहीं हो रहा है तब तक का ये चलते रहता था, एंड दिस वाज रिगार्डेड एज ए स्टैग्नेंट सिस्टम। तो आप स्टैग्नेंट सिस्टम को भी समझ लीजिएगा कि स्टैग्नेंट सिस्टम क्या था। स्टैग्नेंट सिस्टम यही था कि कोलोनिज्म से पहले हमारे पास कुछ सोसाइटीज़ थी जो बेसिकली सरप्लस को अप्रोप्रिएट करने पे बिलीव करती थी, और ये सोसाइटीज़ ऑटोनॉमस थी, एगलिटरियन थी, मतलब कि ये सेल्फ डिपेंडेंट थी और इक्वली पे डिपेंडेंट रहती थी, इक्वली को फोकस करती थी, इक्वालिटी को मानती थी, और इनके ऊपर एक कोड प्रिसीड करता था, दैट वाज द इंपीरियल कोड, एंड दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम। ओके, now however, as we will see in chapter 8, the picture of rural society was far from true. In fact, during the 16th and 17th century, rural societies were characterized by considerable social and economic differentiation. At one end of the spectrum were big zamindars who enjoyed superior rights, and other hand was untouchable landless laborers. Now the rest of the part we will study in chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 में भी इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आएंगी, जहाँ पर को ये सोसाइटी के डिवीज़न की बात कर रहे हैं कि रूरल सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिवीज़न। देयर वर टू स्पेक्ट्रम, एक एंड था स्पेक्ट्रम का जहाँ पर को रिच जमींदार्स थे, और एक एंड था स्पेक्ट्रम का जहाँ पर को अनटचेबल लैंडलेस लेबर्स थे। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन भी था। इन बिटवीन वॉज बिग पीजेंट, और इन दोनों के बीच में एक एंड पे बिग जमींदार, एक एंड पे लैंडलेस अनटचेबल लेबर, और मिडिल में बिग पीजेंट्स हु हायर्ड लेबर एंड एंगेज्ड इन कमोडिटी प्रोडक्शन, जो लेबर्स को हायर करते थे और कमोडिटी प्रोडक्शन में अपना हाथ देते थे, बाय स्मॉलर पीजेंट्स हु कुड बेयरली प्रोड्यूस फॉर हिज सब्सिस्टेंस। तो जो बिग पीजेंट्स थे तो वो स्मॉल फार्मर्स को अपने खेतों में ले जाके काम करते थे, बिकॉज स्मॉल फार्मर्स के लिए ये बहुत इम्पॉसिबल था कि वो अपने सब्सिस्टेंस के लायक, मतलब अपने जीने लायक भी अनाज उगा सकें। More complex social reality. While Bernier preoccupation with projecting the Mughal state was tyrannical, it's obvious his description occasionally hint at more complex social reality. For instance, he felt that artisans had no incentive to improve the quality of the manufacture. Since profits were appropriated by the state, manufactures were consequently everywhere in a decline. At the same time, that equality of the world precious metal flowed into India. Manufactures were exported in exchange for gold and silver. Now see, मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में जो बर्नर ने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि जो आर्टिशियंस थे, तो आर्टिशियंस को कोई भी इंसेंटिव्स नहीं मिलता था। इंसेंटिव का मतलब जो भी एक्स्ट्रा, जब आप कोई अच्छा काम करते हो, जैसे इफ़ यू डू अ गुड वर्क, देन इफ़ आई एम गिविंग यू अ चॉकलेट, तो उसको आप एक ऐसा इंसेंटिव ले सकते हो, मतलब आपको एक अलग आपकी सैलरी या फिर आपकी बेसिक इनकम के अलावा आपको एक इंसेंटिव मिल गया। तो उस टाइम पर आर्टिशियंस को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिला करता था। सिंस प्रॉफिट्स वेयर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, जो भी प्रॉफिट्स था वो सारे स्टेट ले लेती थी, बेसिकली जो भी प्रॉफिट आता था वो सारे स्टेट ले लेती थी। एंड मैन्युफैक्चरर्स वेयर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन डिक्लाइन, और जो मैन्युफैक्चरर थे वो हमेशा डिक्लाइन में रहते थे, बिकॉज उनको कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं हो पाता था, ना ही उनको इंसेंटिव मिलता था, और ना ही उनको उनके प्रोडक्ट की जो पूरी की पूरी कीमत है वो मिल पाती थी। सेम टाइम ही कंसिडर्ड दैट वास्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड प्रीसियस मेटल फ्लोड इनटू इंडिया, और उसी टाइम पे बर्नियर ने एक कंसेप्ट को और अग्री किया है। कंसिडर्ड का मतलब होता है अग्री, तो बर्नर ने एक चीज़ और अग्री करी है कि उस टाइम पे वास्ट अमाउंट ऑफ वर्ल्ड प्रीसियस मेटल, जितना भी प्रीसियस मेटल था, दैट फ्लोड इनटू इंडिया। उस टाइम पे इंडिया में बहुत प्रीसियस मेटल फ्लो हुआ करता था। एज मैन्युफैक्चरर्स वेयर एक्सपोर्टिंग इन एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरर्स वेयर एक्सपोर्टिंग इन एक्सचेंज, मैन्युफैक्चर उस टाइम पे बार्टर सिस्टम यूज़ करा करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सचेंज बहुत कॉमन था अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने के लिए। He also noticed the existence of a prosperous merchant community engaged in a long distance exchange, और उस जमाने में
एक्सचेंज हुआ करता था गोल्ड और सिल्वर का, जो मैन्युफैक्चरर्स करते थे। और इसके अलावा बर्नर ने एक चीज़ और नोटिस करी कि एक प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी हुआ करती थी। अब ये प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी क्या होती थी कि जब लोग दूर दूर से बिजनेस करते थे, जैसे आज के टाइम पे हम बिजनेस करते हैं तो उस टाइम पे इंडिया से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से अफ्रीका, तो एक चेन बनी हुई थी प्रॉस्परस मर्चेंट्स की, जो लॉन्ग डिस्टेंस से भी एक्सचेंज करा करते थे। तो दीज वर कॉल्ड एज अ प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी। सो ये आज आपका आज का टॉपिक था। अब कल को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।